पासपोर्ट की इज़्ज़त दोबारा लाऊंगा। लेकिन वही बहुत खूबसूरत इन्होंने बात की। मुझे इनकी ये बात बहुत दिल को लगी कि आप अपनी इज़्ज़त ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। आप अपनी अहमियत को बढ़ाएं, आप अपने अखलाक को अच्छा करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप पे तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बाहर से आए लुटेरे हमारे हीरो नहीं हो सकते। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है बाहर से आए लुटेरे हमारे हीरो नहीं। पहली बार वाक ने माना। सो स्टार्ट करते हैं। आपके जितने हीरो हैं सारे फॉरेन इन्वेडर हैं। यहां से औरतें ले जाते थे, वहां औरतों के बाजार लगते थे काबुल। आप उनको अपना हीरो मानती हैं। आपको मार मार के उन्होंने मुसलमान किया। और वो लुटेरे थे, लौट के हर चीज काबुल ले जाते थे। हमने हमेशा से ऐसे जंगजू किस्म के लोगों को अपना हीरो माना है जिन्होंने खून बहाया या नुकसान किया लोगों को। मैं रिफ्यूज करूंगा उनको हीरो मानने से। मैं लोकल हीरो मुझे को बताएं जिसने आज तक किया के लिए भारत यूनाइटेड भारत के लिए किया होगा, मैं उनको हीरो मानूंगा। जो मुझे अमेरिका में आकर दोबारा हिस्ट्री पढ़नी पड़ी। वो लुटेरे थे भाई, वो लूटने आए थे और बजोरे तलवार आपको अलग। ये हमने शायद जो हमारे असल हीरोज हैं, चाहे वो डॉक्टर परवेज हुद भाई हो, चाहे डॉक्टर अब्दुल सलाम हो, या कोई भी हो, कावस जी, आदर्श कावस जी हो, जो हमारे मेन मतलब कहना चाहिए जिन्हें हमें हीरो मानना चाहिए था, हमने उन्हें भी नहीं माना। हमने हमेशा से ऐसे जंगजू किस्म के लोगों को अपना हीरो माना है जिन्होंने खून बहाया या नुकसान किया लोगों को। आप हीरो अपना मानते हैं, वो पाकिस्तानी ही नहीं, वो लुटेरे थे भाई। वो लूटने आए थे और बजोरे तलवार आपको, हालांकि कन्वर्जन मैंने आपको कई दफा कहा, कन्वर्जन बाय फोर्स नहीं होती किसी मसले में। उन्होंने आप पे टैक्स लगा लगा के आपको मार मार के उन्होंने मुसलमान किया। और वो लुटेरे थे, लौट के हर चीज काबुल ले जाते थे। यहां से औरतें ले जाते थे, वहां औरतों के बाजार लगते थे काबुल। आप उनको अपना हीरो मानती हैं, जंगजू उनको आप कहते हैं हीरो। यही तो अलमिया है। मैंने आपको अर्ज की थी आरजू, मुझे अमेरिका में आकर दोबारा हिस्ट्री पढ़नी पड़ी। आपके जितने हीरो हैं सारे फॉरेन इन्वेडर हैं। वो फॉरेन इन्वेडर मैं मानता हूं। मुझे ये बताएं, कसरते मैनोशी, शराब की ज्यादती की वजह से कई सबकी ज्यादती हुई। 300 औरतें उनके हरम के अंदर होती थी। इस्लामिक ये आपका टच है? ये इस्लाम बता रहा है? आप शराब पिए, आप 300 औरतें रखें आप बगैर निकाह के, वो आपके हीरो हैं? वो आप किन हीरो की बात कर रही? मैं रिफ्यूज करूंगा उनको हीरो मानने से। मैं लोकल हीरो मुझे को बताएं, उसका नाम बताएं मुझे लोकल हीरो को, जिसने आज तक कभी पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, भारत यूनाइटेड भारत के लिए किया होगा। मैं उनको हीरो मानूंगा जिन्होंने अपनी कौमियत के लिए कुछ किया, जिन्होंने अपने मुल्क के लिए किया। मैं उनको नहीं मानूंगा बिल्कुल। बल्कि मैं सबसे बड़ी बात यह है, मैं वो हमारे फैसलाबाद से थे क्या, लालपुर से बहुत लीडर थे आजादी के लिए। उन्होंने कुर्बानी दी, जो फांसी पे चढ़ा दिया गया था गाजी अलमदीन शहीद को। मैं उनको हीरो मानूंगा। मैं इनको मानूंगा जो लोकल थे, जिन्होंने कुर्बानियां दी चीजों के लिए। मैं बिल्कुल फॉरेन इन्वेडर को, जो आप पठानों को हीरो बना लेती है, अफगानी और टर्किश और जो ईरानी थे, वो जो सारे कुछ, मैं वो मुगल सारे थे, वो मंगोलियन थे, वो तो यहाँ पे आपको लूटने आते थे, आपकी बच्चियां उठा के ले जाने आते थे। आप उनके जादू में इतने पीछे चले, आप उनको कहते हैं हमारे हीरो। मैं उनको हीरो नहीं अपना समझता। भगत सिंह मेरा हीरो था, गाजी बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। लेकिन सर, आप जैसे अमेरिका में रहते हैं, आपको लगता है कि अभी भी कोई पाकिस्तानी ऐसे अमेरिका में पहुंच रहे हैं जिन्होंने एजुकेशन में आगे बढ़े हों और वहां पे किसी बड़ी जगह पे लगे हों? जैसे इंडियंस जाते हैं, कभी कहीं के सीईओज लग जाते हैं, कभी किसी कंपनी के लग जाते हैं। क्या पाकिस्तान उस जगह पहुंच पा रहा है? थोड़ा सा भी सही, लेकिन कोई आपको लग रहा है कि कुछ इस किस्म के यहाँ से भी लोग जा रहे हैं? नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल एट ऑल। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे अगर वो होता तो आपको नजर आता, वो कांग्रेस में नजर आता, कोई सेनेटर नजर आता। हमारे लोग वहां से भाग कर आते और वो पाकिस्तानी कहलवाने में कोई फख्र महसूस नहीं करते। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जहां पे यहाँ पे उन्होंने बड़ा पैसा कमाया, लेकिन मैंने कई दफा जो चीजें थी, मैंने पाकिस्तानी एम्बेसडर से पूछा, ये फला फला लोग बड़े अच्छे हैं, इनके अच्छी पोजिशनिंग है, इनसे बात करें। वो कहते वो तो पाकिस्तान का नाम सुन के 2 फरलांग पीछे हट जाते हैं।
तो वो हमारे को प्राइड नहीं है, नेशनल प्राइड कोई नहीं है, कौमियत कोई नहीं है। यहाँ पे जो भी आया बेचारा लूटा फटा आया पाकिस्तान से, उसने दोबारा वहां जाने की कोशिश नहीं, प्राइड को नहीं देख रहा है। ये ज्यादा वो जरूरत है इस चीज को मजीद पाकिस्तानी डायस्पोरा को कि सेकंड जनरेशन के अंदर एक पाकिस्तानी प्राइड को उजागर किया जाए, उनको बताया जाए कि आपका हेरिटेज क्या है, यू नीड टू हैव अ प्राइड इन इट। जब आप प्राइड होती तब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। हाँ पाकिस्तानी है काफी, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे वो कहते हैं मी माई सेल्फ एंड माइंड, सिर्फ अपने लिए वो गाड़ी ले ली, घर ले लिया, अपने लिए पैसे बैंक में रख लिए, बच्चों को छोड़ के चले गए, इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं। लेकिन सर साथ साथ इमरान खान ने तो ये भी कहा था कि जी मैं ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत दिलवाऊंगा। आपके ख्याल से अभी भी ग्रीन पासपोर्ट देख के लोग पीछे हट जाते हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि वहां पे जो पाकिस्तानी जाते हैं वो भी लुटे पुटे आते हैं, लेकिन बाकी कंट्री के लोग भी पाकिस्तानी पासपोर्ट को यही समझते हैं कि सबसे थर्ड क्लास पासपोर्ट है, पीछे कर दो इनको। आप ये देखें ना, खान साहब ने 3.5 साल में कोई एफर्ट की पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए। अच्छा, पाकिस्तानी पासपोर्ट की एक छोटी सी बात बताऊं, आज आप आरजू, मैं अगर आपको कहना शुरू कर दूं कि आरजू कल से आप मेरी इज्जत करनी शुरू करें, आप मेरी इज्जत नहीं करती, आप क्यों करेंगे भाई? इज्जत अर्न की जाती है, कमाई जाती है, मोहब्बत प्यार ये अर्न किया जाता है, ये खरीदा नहीं जा सकता। खान साहब की यही मिसअंडरस्टैंडिंग। भाई ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत के लिए आपको बिहेव करना पड़ेगा, अपनी कौम की तरबियत करनी पड़ेगी कि यार इस तरीके से अच्छे करैक्टर पैदा करो, अच्छे रोल मॉडल बनो। खान साहब आप तो खुद रोल मॉडल अच्छे नहीं। आपके पीटीआई के जो बच्चे आपने ट्रेन किए हैं, ये लौंडे लपाड़े, ये किस तरीके से खवातीन की बेइज्जती करते हैं, किस तरीके से ख्वाजा साहब अपने हमारे बाजवा साहब की बेइज्जती करते हैं, जो उनके बारे में अलकाबात, किस तरीके से जजों के पीछे पड़ते हैं। ये ग्रीन पासपोर्ट की तैयारियां हो रही है इज्जत की। ये कौन सा इंस्टीट्यूशन खोल रखा है आपने? यहां से तो सारी बदबू ही नजर आ रही है। यहाँ से जो आपने क्रिएट की नेक्स्ट जनरेशन, इसमें से ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत मुझे तो नजर नहीं आती। जैसे मैंने कहा कि ओआईसी की जो कंट्रीज हैं जिन्हें ये बड़ा ब्रदरली इस्लामिक कंट्रीज कहा जाता है और कहा जाता है जी हमारे साथ जो मजहब की बेस पे खड़े हुए हैं, लेकिन वो हमारे बजाय मुझे तो लगता है भारत के साथ ज्यादा खड़े हुए हैं। और चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी कह लीजिए भारत की या कोई भी बात कह लीजिए, ऐसा क्योंकि यहाँ तो बहुत कहा जाता है ना, भारत की गवर्नमेंट को उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन वो इस्लामिक कंट्रीज तो उनको अवार्ड देती रहती है सारे टाइम। तो आपको क्या लग रहा है कि क्यों वो आगे कैसे बढ़ रहे हैं और हम नहीं बढ़ पा रहे? देखिए, उसमें वजह ये है आरजू, आप देखें कि 10 साल के अंदर 11वें नंबर से इकॉनमी 5 नंबर पे आ गई और उनकी पॉपुलेशन इतनी है, और दुनिया के अंदर जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां उनकी आबादी श्रिंक हो रही है, इंडिया की आबादी बढ़ रही है। आप आने वाले दिनों में कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी दुनिया में जहां आपको भारतीय सिटीजन नजर ना आए। ये जाएंगे, फिर उनके इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं, तालीमी उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। और आखिरी बात मैं यह अर्ज करूंगा इस रेफरेंस से आरजू कि 1947 में हुआ यह था कि उन्होंने रशिया के साथ मिलकर एक सनती इनकलाब लेकर आए थे भारत के अंदर। उन्होंने इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, गाड़ियां अपनी, रेफ्रिजरेटर अपने, हर चीज अपनी, ट्रक अपने, हर चीज। उसका फायदा आज उनको नजर आ रहा है। आपने 1947 से कैपिटलिस्ट सोसाइटी के पीछे आए, आप इंपोर्टेड चीजों का शौक हुआ आपको, और अब आपने हर चीज ही आउटसोर्स कर दी है। सारी की सारी गवर्नमेंट जो है वो आप बाहर के आपकी इंपोर्टेड होती है। इतना फ्लड जो है पाकिस्तान में आया हुआ है, लोग बहुत परेशान है, लेकिन इस वक्त जो बड़ा ही गहरा दोस्त एक माना जाता है चाइना, वो इतना ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान के। चाइना ने दुकानें बंद कर दी। आरजू, आपने अभी एक और खबर इसके साथ मैं आपको देना चाहता हूँ जी। वहां पे वो डैम बना रहे थे नीलम वैली में, काम शुरू हो चुका था। वो इंजीनियर वहां पे उनका अमला छोड़ के ताले लगाकर वापस चला गया। लेकिन सर इस्लामिक कंट्रीज, सर ओआईसी और इस्लामिक कंट्रीज भी कोई बहुत ज्यादा पाकिस्तान के साथ नजर नहीं आ रही इस वक्त के, जिस वक्त पाकिस्तान प्रॉब्लम में है और फ्लड है। इसके बजाय भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है इस्लामिक कंट्रीज के साथ। वो तो बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और हम कहीं नजर नहीं आ रहे। नहीं, आप जब आपने जलजले के पैसे वो भी नहीं बख्शे, आपने डाके मारे उस पर, कोविड के पैसों से 40 अरब रुपया वजीर आजम के फंड से निकल गया, तो क्या देंगे आपको लोग? किस तरीके से दें? अमेरिका में मैं लोगों को जानता हूं जो पैसे, मैं खुद उसमें शामिल हूं, मैं खुद पाकिस्तान पैसे भेजना चाहता हूं, देना चाहता हूं, लेकिन नर्वस हूं, कंफ्यूज हूं, किसको दूं मैं? पूरी दुनिया बिल्कुल इसी तरह परेशान है। और मैं गारंटी कर देता हूं कि आपका पैसा जो भी बाहर से जाएगा, इस्लामाबाद से बाहर नहीं निकलेगा, फौरन लंदन और दुबई चला जाएगा। इस वक्त आप प्लीज आप खतरनाक ना बने। आप
थोड़े शर्मनाक बन जाए तो आप कुछ करें उन लोगों को। जी जनाब। अच्छा, इसमें वाकई कोई भी शक नहीं है कि लूट मारी हुई और जुल्म हुए। अच्छा, कॉमन सेंस की बात है, मतलब बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि एक घर है किसी का और अगर बाहर से कोई शख्स आता है और उस घर के अंदर रहना शुरू कर देता है, उस घर के अंदर अपना घर बना देता है, उस घर वालों से लूट खसूर करता है, उनको गुलाम बना देता है, ठीक है ना, तो वो तो जाहिर सी बात है जालिम ही कहलाएगा ना। ऑटोमेटिक बात है कि हमारी ज़मीन थी, ये इलाका हमारा था। बाहर से आने वाले ने अगर यहाँ पे अट्रैक्शन देखी, यहाँ पे पैसा देखा, यहाँ पे धन दौलत देखा तो यहाँ पर आया। तो मुसलमान था, हिंदू था, क्रिश्चियन था, जो भी था, लेकिन अगर वो किसी के घर में घुस रहा है तो वो जालिम हुआ और उसने गलत किया है तो वो गलत है, ठीक है ना। मजहब के भेदभाव पे हम ये नहीं कहेंगे कि जी वो मुसलमान था तो वो अच्छा था, जी नहीं, गलत है। जो देखें, उसका अमल गलत था, उसकी नीयत गलत थी, उसकी इंटेंशन ठीक नहीं थी, उसका इरादा नेक नहीं था, तो इसका मतलब वो हमारे प्रति गलत था। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, मुझे इस चीज़ का आइडिया, मुझे भी पहले आइडिया नहीं था। हमारी बुक्स में, हमारी उर्दू की बुक्स में, हमारी इंग्लिश की बुक्स में इनके पूरे चैप्टर्स हैं। तो महमूद गजनवी हो गए, बख्तियार खिलची हो गए, इनको तो बाकायदा तैमूर लंकर के थे, इन लोगों को बाकायदा मतलब एक तरीके से डिटेल में पढ़ाया गया है इनके बारे में, और इनको वाकई ऐसा बताया गया है बड़े जंगजू, बड़े बहादुर, बड़े दलेर, ऐसे लोग तो पैदा ही नहीं हुए ये जो थे। मुग़ल्स की बात करें स्पेशली, तो मुझे उस दिन मेरी आंखें खुली थी जिस दिन हमने एक वीडियो देखी थी और उसके अंदर बताया गया था कि नालंदा यूनिवर्सिटी, जहाँ 3 महीने तक आग झुलसती रही और वहाँ पे जलते रहीं किताबें, और जितना भी वहाँ पे इल्म था, जितना भी इल्म का एक शाहकार कह सकते हैं हम उसे, वो 3 महीने तक जली। तो आप सोचिए कितनी बुक्स होंगी वहाँ, और उसको आग लगाने वाले बख्तियार खिलची थे, मुसलमान थे, जो कि मुसलमान थे। तो मैं कैसे मान लूँ कि उन्होंने अच्छा किया? मैं कैसे मान लूँ? मेरा दिल कैसे गवारा करेगा कि वो हीरो थे? मैं कैसे मानूँ? मैं आंखों देख कर पढ़ जाऊँ या सुने सुनाए पढ़ जाऊँ? ऑब्वियस सी बात है कि जो हिस्ट्री है वो गलत तो नहीं है, जो हमें वीडियो में दिखाया जा रहा है, हम गूगल भी करके हम देख रहे हैं तो उनका ही नाम आता है। तो इसका मतलब ये है कि 100% इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि वो किसी भी तरीके से हीरो नहीं थे। एक तो लुटेरे थे, लूटा तो लूट लेते, चले जाते, वहीं कब्जा कर लिया, उसी जगह को हथिया लिया और कब्जा लिया, चले वहाँ तक भी ठीक था। बर्बादी क्यों की? अच्छा, चीज़ें जला दी, राख कर दी। हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी जो जगहें हैं जो मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहमियत की हामिल है। मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहती, ना मंदिर का, ना मस्जिद का, ना गुरुद्वारे का, लेकिन उनने उन चीज़ों को भी तबाह बर्बाद कर दिया, उनको भी गिरवा दिया। एक वाक़या आपने एक दफ़ा पहले भी सुनाया था मुझे कि वो सलाम करते थे, अगर कहीं से जवाब नहीं आता था तो उस मज़ार को शहीद करवा दिया करते थे और कहते थे ये फ़ेक है। तो बाद में उनको पता चला, कितने मज़ार तोड़वाने के बाद में उनको पता चला कि वो जो बुज़ुर्ग थे वो सजदे में थे, वो नमाज की हालत में थे, इसलिए उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने बहुत गलत किया और उसके बाद से उन्होंने ये चीज़ ख़त्म करी थी। किसी बादशाह के बारे में ही आप बता रहे थे। तो मैं यही सोच रही थी कि इतना गज़ब, इतना तेज, इतना ज़्यादा फ्यूरियस होना किस बात पर, और इतना ज़्यादा एक लोगों को गुलाम समझना, लोगों के साथ गलत करना, प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद कर देना, एक कंट्री के अंदर उनकी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल थी उनको बर्बाद करना, प्लस उनकी यूनिवर्सिटीज़, नालंदा यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से मुझे इतना अफसोस था और बहुत अफसोस हुआ था वीडियो देखने के बाद कि वहाँ बेशकीमती सरमाया था, समझे, उनका ख़जाना था उनका, उनके लिए वो सोना चांदी जवाहरात से कहीं ज़्यादा बढ़कर था वो इल्म जो आपने बर्बाद कर दिया। तो हम कैसे मान लें कि वो हीरो थे? बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात ये है कि पासपोर्ट की बात हो रही थी कि वाकई पाकिस्तानी पासपोर्ट को वो अहमियत नहीं दी जाती। इमरान खान का कहना है कि मैं पाकिस्तान की पासपोर्ट की इज़्ज़त दोबारा लाऊंगा, लेकिन वही बहुत खूबसूरत इन्होंने बात की। मुझे इनकी ये बात बहुत दिल को लगी कि आप अपनी इज़्ज़त ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। आप अपनी अहमियत को बढ़ाएं, आप अपने अखलाक को अच्छा करें, आप अपने एथिक्स जो है ना आपकी, मैं ये कहूँगी सबसे ज़्यादा इंडिया में इंडियंस जो है कि जो पूरी दुनिया में जो फैल गए, आप यकीन करें, आप इनका बिहेवियर, इनके एथिक्स देख लें, आप फ़ैन हो जाएंगे इनके। जो इनका एक बात करने का टोन है, जो इनका एक सलूक है लोगों के साथ, जो गलत नहीं करना, नाजायज़ नहीं करना, किसी के साथ कुछ गलत होता हुआ नहीं देखना, यही चीज़ तो इनको परवान चढ़ा रही है, इनको आगे बढ़ा रही है। आपको याद होगा 2-3 कंट्रीज़ से शिकायत आई हैं, बैन कर दिया गया पाकिस्तानी को। क्यों?
क्या हरकत थी आपकी, इतनी शर्मनाक हरकत थी। तो आप खतरनाक ना बनो, बहुत अच्छा जुमला उन्होंने कहा कि आप खतरनाक ना बनो, आप शर्मनाक बनो, आप थोड़ी सी शर्म करो। और दूसरी बात यह है कि सैलाब वाले पैसों का हर पाकिस्तानी को एहसास है, हर पाकिस्तानी कहता है कि दिल तो करता है कि इंसान दे, लेकिन किसको दे वो 100%। कई वैसी वीडियोज़ आई हैं कि बाकायदा वहाँ के जो वडेरे हैं, वहाँ के जो चौधरी हैं, वहाँ के जो साईं लोग हैं, उन्होंने बाकायदा अपने अपने गोदाम भर लिए हैं। और वहाँ पे एक वीडियो ऐसी है कि हर शख्स, कोई भी शख्स अगर उसको देखेगा उसको रो पड़ेगा कि एक 8 से 10 किलो आटे का एक थैला है, उसके ऊपर 4 से 5 लोग झपटे हैं और वो आपस में लड़ रहे हैं। एक थैला है एक के हाथ में और 4-5 उससे छीन रहे हैं, वो अपने सीने से लगाया हुआ उसने, रो रहा है, चिल्ला रहा है, पूरा जोर लगा रहा है, मट्टी में लेट गया, दूसरा उससे छीन रहा है, दूसरा मतलब वो ऐसे आवाज़ें निकाल के उनको रोक रहा है। नहीं, मतलब वो 8 से 10 किलो आटे का नोक का भूखा होगा वो, कि उसके लिए आटा सब कुछ है, अपनी जान से उसके बढ़कर। बच्चे पता नहीं घर में भूखे, पता नहीं क्या, वो ऐसा लग रहा है कि उसके लिए ज़िंदगी मौत है ये 8-10 किलो आटा। मतलब अंदाज़ा लगाया जाए इस कंडीशन में अगर हमारे हुक्मरान उन तक वो चीज़ ना ले जाएं। कई लोग कहते हैं कि इतनी डोनेशन आई है कि बाकायदा लोग बता रहे हैं कि एयरपोर्ट पे इतना सामान पड़ा हुआ है, इतना बाहर से आई हुई चीज़ें पड़ी हुई हैं कि अगर सैलाब वालों को 3 दफ़ा भी बांट दी जाए ना, मतलब 1 दफ़ा सबको दे दिया जाए, 2 दफ़ा दे दिया जाए, 3 दफ़ा भी बांट दिया जाए तब भी बचेगा। बोला यार खुदा के लिए इन पे नज़र डालो, इनको इन इस सामान को मतलब किसी तरीके से उन असल लोगों तक पहुँचाया जाए, असल बंदे तक एक चीज़ पहुँचे, ये असल मसला है। बाकायदा इसको कारोबार बना लिया लोगों ने। वीडियो में भी बताया गया कि 40 अरब तो उनके बैंक में ही पड़े हैं, निकले, मतलब जो इमदाद है, वो वाली निकले। वो कोविड वाले की बता रहे थे। तो वो जो भी था, तो आप वो उनने आगे भी इसी बात को इससे रिलेट करा कि इस्लामाबाद से ही बाहर निकल जाए तो बड़ी बात है। मैं भी देना चाहता हूँ। कई अमेरिकन हैं, कई लोग हैं पाकिस्तानी अमेरिका में। हमारे शहबाज शरीफ गए थे दौरा करने, चॉपर के अंदर गए, हवा से देखा है, मतलब हवा में ही थे, उतरे नहीं है ज़मीन पर और फ़ज़ा से ही वापस आ गए। तो लोग कह रहे हैं सैलाब ज़मीन में आया था, बिल्कुल आसमानों में थोड़ी आया था। बिल्कुल ऐसे आसमानों से आए हो, दौरा करके गए और वापस आपको उतरने की तौफीक नहीं हुई, आपको लोगों के हाल अहवाल पूछने की तौफीक नहीं हुई, आपको सर्कमस्टेंसेस कंडीशंस को देखने की तौफीक नहीं हुई। ये कैसा दौरा था? आपने किसी की मदद नहीं करी, राशन नहीं दिया, चीज़ें नहीं दी, पैसे नहीं दिए उनको। एक तो 50 या पता नहीं कितने 50 रुपये बांट रहे थे और मतलब ऐसी, और कई जगहों पे राशन के लिए लोग लड़ रहे हैं। बाकायदा गोदाम तोड़ के उसमें से लोगों ने निकाला है राशन। लोगों को इत्तला मिली, बाकायदा रास्ते में ही ट्रक कहीं जा रहे थे तो लोगों ने उनको लूटा। एक शख्स भूखा मरेगा तो क्या करेगा, जाहिर सी बात है लूट मारी करेगा। हमारे कराची में अब छोटे बच्चे होते हैं जो भीख मांग रहे होते हैं, तो अक्सर आजकल बच्चे जो भीख मांग रहे हैं वो कह रहे हैं मैं सैलाब गज़दगार हूँ, अब मुझे दे दो, मैं वहाँ से आई हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ। इतने छोटे छोटे बच्चे 7 साल के, 6 साल के, 5 साल के, मैं इतना हैरान होती हूँ कि क्या हो रहा है। और एक और इत्तला मिली कि मतलब हमारे दिमाग देखें, हमारे पास दिमाग बहुत है, ये तो मैं 100% मानूंगा कि पाकिस्तानी बहुत जीनियस है, बहुत अक्लमंद कौम है, लेकिन हमारे दिमाग कहाँ चलते हैं, नेगेटिविटी में। सैलाब आने के बाद आप हैरान हो जाएंगी कि एक और बिज़नेस शुरू हो गया है, एक और बहुत बड़ा फ्रॉड शुरू हो गया है, एक बहुत बड़े ज़मीनों पे कब्ज़े शुरू हो गए हैं। कराची के आसपास जो बड़ी बड़ी आबादियाँ खाली पड़ी हुई हैं, बड़े बड़े प्लाट हैं, बहुत बड़े बड़े इलाके हैं, उसके ऊपर खैमा बस्तियाँ बनने लग गई हैं। खैमा बस्तियाँ बनने लग गई हैं किस नाम से? सैलाब वालों के लिए, जबकि वहाँ पे अपने ही लोग ला के बिठाए जा रहे हैं और कल को यही शहर बन जाएंगे। यानी सैलाब वाले वो असल सैलाब वाले नहीं हैं, यानी उन सैलाब वालों के नाम पर बाकायदा कब्ज़े शुरू हो गए हैं ज़मीनों पर। मतलब एक बहुत बड़ी एक इतला है। और मतलब मैं वही देख रहा हूँ कि हमने सैलाब और सैलाब से किस तरीके से हमने फ़ायदा उठाना है, किस तरीके से हमने इसको बिजनेस बना। हमारी चांदी हो गई है, बहुत जो लुटे, जो गए, जिनके घर गए, जो बह गए, जिनकी औलादें गईं। आपको पता है कल मैंने एक वीडियो देखी, मैं दहल गई हूँ। एक बच्चा पता नहीं वो काफ़ी दिनों तक कीचड़ में रहा, कि वो पता नहीं कोई दलदल में रहा, कि वो उस जगह पे ऐसा माहौल, ऐसी चीज़ें, ऐसे कीड़े मकोड़े थे, उसकी पूरी बॉडी दागदार हो गई है। और आपको पता है काली झिल्ली, यानी कि स्किन, हमारी स्किन जो है ये पूरी उसकी ब्लैक हो चुकी है। ऐसा जैसे कि आप किसी चीज़ को बहुत दिनों तक कीचड़ में रख दो और उसके बाद उसको निकालो, तकरीबन हफ्ता 15 दिन के बाद, तो वो ऊपर से कैसी हो जाएगी, एक्सपायर्ड। और देखकर मतलब देखा नहीं जा रहा, उसका पूरा मुंह, उसकी पूरी बॉडी, उसकी शर्ट उतार कर उस बच्चे को दिखाया जा रहा था। हार्डली 7 ईयर्स का होगा, 8 ईयर्स का होगा, उसको दिखाया जा रहा था
बेजारों कतार आंसू निकल गए, और वो कुछ फेक नहीं था, वो वाकई तो रियल दिख उसकी रही जो। और पता है आपको ऐसा लग रहा है दाने दाने बहुत सारे हुए, वो फटे हैं, फटने के बाद भी उनका इलाज नहीं हुआ है, वो पूरी उनकी स्किन को अफेक्टेड कर दिया, उस पूरी स्किन को अफेक्टेड कर दिया, वो काली चमड़ी बन गई है उसकी। बस ये है कि हमारे यहाँ मैं कहता हूँ लोगों को थोड़ा सा एहसास हो, जो चीज़ें जमा हुई हैं, जो चीज़ें वाकई उन लोगों तक लोग लेके जाना चाहते हैं। मैं तो अक्सर कह रहा था जैसे बाहर कंट्री से जो इमदाद आ रही है, मैं कहता हूँ 10 बंदे वो अपने साथ भेज दें, वो इमदाद डिस्ट्रीब्यूट तक करवाएं। मतलब इमदाद अगर आपने दे दी पाकिस्तानियों को और ये अब आगे पहुँचाएँगे तो ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, मतलब मैं कहता हूँ कि वो कौन जिगर है, किसका जिगर है इतना, किसका इतनी हिम्मत है, किसका दिल है कि इस तरह की इमदाद आई हुई खाए। मतलब उसका दिल कैसे करेगा, मतलब उसको गवारा कैसे होगा, मतलब उसका ज़मीर कैसे मानेगा, वो निवाला उतरेगा कैसे उसके कि यार से कि क्या मैं इसका मुस्तहिक था। तो कैसे हिम्मत होगी उस शख्स की कि वो रोटी खाएगा, वो अपने बच्चों को खिलाएगा जो सैलाब वालों के लिए, मतलब थोड़ी देर के लिए अगर इंसान तस्वर कर ले कि ये उनके लिए था। आपको पता है हमारे यहाँ ज़कात का एक पूरा वो होता है, एक हिसाब किताब है, और एक हमारा अव्वलीन एक तरीके से फ़र्ज़ है जिसके पास होता है, साहिब से आता लोग जो होते हैं उनके ऊपर फ़र्ज़ किया गया है। तो आपको पता है ज़कात के नाम पे भी वो लोग जो अच्छे खासे वेल सेटल्ड हैं वो ज़कात की रकमें, ज़कात का राशन ले लेते हैं। मैं यही सोचती हूँ कि ये मुस्तहिक थोड़े थे, इनके ऊपर तो हराम है ना, ये कैसे ले लेते। बिल्कुल, तो गरीबों के लिए, ये तो फिकरा के लिए, तो गरीबों के लिए, ये तो गालमीन के लिए है। तो आप कैसे, आपका दिल कैसे गवारा करता है वो निवाला, वो चावल, वो आटा कैसे आपके हलक से उतर सकता है जबकि वो आपके लिए था ही नहीं, आप कैसे ले लेते हो। बिल्कुल, एक मतलब है कि आज की जो वीडियो थी वाकई एक ऐसी वीडियो है जो इस वक्त जो पूरा सिनेरियो चल रहा है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो पाकिस्तान की पोजीशन है, उसको पूरा एक डिफ़ाइन करती है। और हमारे आमाल, हमारी आदत, हमारी पुराना जो अमल रहा है, आज हमें ये आज हम जो काट रहे हैं, जो आज हमारे हालात हैं, ये हमने बोया है, तो आज हमारे ये हालात हैं। एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही शर्मनाक वीडियो। दोबारा किसी और सबसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।